L46 हिंदी अध्याय 451 चौथा उन्नयन _3। हालांकि जैसे जैसे यानफेई दुनिया के मुख्य क्षेत्रों के करीब आता गया, उसके दुश्मन और भी शक्तिशाली होते गए। F-15 आकार का ड्रोन स्पष्ट रूप से अपर्याप्त शक्ति का था और अब यानफेई को और अधिक गौरव प्राप्त करने में मदद नहीं कर सकता था। इसलिए ड्रोन को उन्नत करना आवश्यक था, और हालांकि यानफेई के मन में F-15 आकार के ड्रोन के लिए गहरी भावनाएं थीं, अब उससे अलग होने का समय आ गया था। स्पर्श से अभिभूत यानफेई ने ड्रोन के ठंडे शरीर को आखिरी बार सहलाया, फिर ड्रोन की ओर देखे बिना उसने वर्चुअल कंट्रोल स्क्रीन पर लाल रंग का अपग्रेड बटन दबा दिया। जैसे ही यानफेई ने बटन दबाया, लाल अपग्रेड बटन चमक उठा और गायब हो गया, और फिर उसकी आंखों के सामने सब कुछ काला हो गया क्योंकि ड्रोन से जुड़ी चेतना वर्चुअल कंट्रोल स्क्रीन से बाहर निकलकर उसके अपने शरीर में वापस आ गई। यानफेई के सिर के ऊपर मंडराता ड्रोन का शरीर कांप उठा और अचानक एक ऐसी भयानक शक्ति की लहर प्रकट हुई जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी और चारों दिशाओं में फैल गई। इस अवर्णनीय आतंक ने मिस्टी द्वीप पर साल भर छाए रहने वाले घने कोहरे में एक बड़ा छेद कर दिया, जिससे हजारों सालों में पहली बार तारों की रोशनी पूरे द्वीप पर छा गई। यानफेई अंदर तक डर गया, उसकी रूह तक कांप उठी। घबराहट में उसने सहज ही अपने हाथों से अपना सिर ढक लिया। तभी उसने देखा कि भयानक लहर अचानक अंदर की ओर लौट रही है और द्वीप पर ढेर किए गए कच्चे माल पर केंद्रित हो रही है। थोड़ी राहत महसूस करते हुए यानफेई ने भयानक लहर से बचने के लिए तुरंत पास के समुद्र में छलांग लगा दी। भयानक लहर के प्रभाव में कच्चा माल तेजी से बारीक कणों में विघटित हो गया और हवा में एकत्रित होकर कणों की एक चमकदार धारा बन गई। जैसे जैसे और कण जुड़ते गए, ये धारा और भी मोटी और बड़ी होती गई। समुद्र में यानफेई कण धारा के दृश्य को देखकर अचंभित रह गया और उसे यह विस्मयकारी और सुंदर दोनों लगा। अगर उस भयानक लहर का डर न होता तो शायद वह सब कुछ कैद करने के लिए कैमरा निकाल लेता। हालांकि उस समय ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष दुर्गम था और यानफेई चाहकर भी उसमें से कुछ भी नहीं निकाल सकता था। कणों की धारा तेजी से बड़ी होती गई और हवा में लटके ड्रोन अवतार के चारों ओर घूमने लगी। अचानक एक मोड़ के साथ वह ड्रोन अवतार में समा गई। जैसे ही ड्रोन ने कणों की धारा को अपने में समाहित किया, वह रूपांतरित होने लगा। उसका पूरा शरीर तपती धूप में बर्फ की तरह तेजी से पिघल गया। अंततः ड्रोन एक विशाल पारदर्शी द्रव में बदल गया जो हवा में तैर रहा था और लगातार आकार बदल रहा था। जैसे जैसे कणों की धारा का ज्यादा हिस्सा पारदर्शी द्रव में विलीन होता गया, आकार तेजी से बदलता गया, लेकिन ठोस होने में असमर्थ प्रतीत हुआ। हालांकि यानफेई पानी से उत्सुकता से देख रहा था, लेकिन ड्रोन अपग्रेड के अपने पिछले अनुभवों के कारण वह ज्यादा चिंतित नहीं था। हालांकि ड्रोन के अपग्रेड के लिए लगातार बढ़ती कड़ी शर्तों ने उसकी प्रकृति और उत्पत्ति के बारे में उसकी उलझन को और गहरा कर दिया। freewebnovel.com। ड्रोन के पिछले अपग्रेड के लिए जरूरी सामग्रियां अलग अलग थीं, लेकिन किसी में भी जैविक पदार्थों की जरूरत नहीं पड़ी थी। फिर भी इस अपग्रेड के लिए जैविक पदार्थों की जरूरत थी, और वो भी 10,000 टन की भारी मात्रा में। क्या ऐसा हो सकता है कि ड्रोन सिर्फ एक ठंडा धातु का लड़ाकू विमान न होकर एक जीवित जैविक विमान बन जाए? और वह भयानक लहर क्या थी जो इन सामग्रियों को विघटित कर रही थी? इसने इतना खौफ क्यों पैदा किया? उसकी रूह कांप उठी। ऐसा एहसास यानफेई ने पहले सिर्फ एक बार गुश याओलिन से मिलने पर महसूस किया था। क्या उसके और ड्रोन के बीच कोई संबंध हो सकता है? जैसे जैसे कणों की धारा विलीन होती गई, हवा में पारदर्शी तरल का आयतन बढ़ता गया, मानो कोई उफनती नदी हो। अंततः उस भयानक लहर ने कच्चे माल को विघटित करना बंद कर दिया और हिंसक रूप से पारदर्शी तरल में सिमट गई। लहर के बिना द्वीप पर कच्चे माल का अपघटन रुक गया और चमकदार कणों की धारा गायब हो गई। कणों का प्रवाह भले ही रुक गया हो, लेकिन हवा में मौजूद पारदर्शी तरल अपना आकार बदलता रहा। अंततः उसने एक चमकदार सफेद रोशनी उत्सर्जित की, मानो कोई विशाल सूर्य कहीं से प्रकट हो गया हो। इस तीव्र रोशनी ने यानफेई को अंधा होने से बचाने के लिए अपनी आंखें कसकर बंद करने पर मजबूर कर दिया। सफेद रोशनी आसमान में फैल गई, जिससे कई 100 किलोमीटर के दायरे में कोहरा छट गया। यानफेई मन ही मन घबरा गया। उसे डर था कि ड्रोन के अपग्रेड का राज खुल जाएगा। तभी सफेद रोशनी अंदर की ओर सिकुड़ गई और गायब हो गई। उसी क्षण मिस्टी आइलैंड सी एरिया के पानी के नीचे एक धुंधली परछाई टिमटिमाती हुई पारदर्शी तरल में विलीन हो गई। एक ऐसा दृश्य जिसे यानफेई आंखें बंद करके देख नहीं पाया। जैसे ही वह क्षणिक छाया प्रकट हुई, ऐसा लगा जैसे दुनिया में कुछ असाधारण घटित हो गया हो। दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों ने तुरंत कुछ महसूस किया और पूरी तरह सतर्क हो गए, हालांकि वे यह नहीं बता पाए कि गायब होने से पहले क्या बदल गया था।
इन शक्तिशाली प्राणियों ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी। यान फेई ने आंखें खोली, तभी उसे सब कुछ सामान्य होता दिखाई दिया। बस फर्क इतना था कि उसके सामने हवा में लटका एक विशाल लड़ाकू विमान, वही भी 2 स्टील्थ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जिसे स्कैन करने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी। आखिरकार एक रहस्यमयी शक्ति के प्रभाव में ड्रोन का चौथा अपग्रेड सफलतापूर्वक पूरा हो गया। ड्रोन के मेजबान के रूप में यान फेई के शरीर में भी एक अज्ञात रहस्यमयी शक्ति द्वारा परिवर्तन हुआ, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति पहले से दोगुनी हो गई, यानी मूल आधार से 32 गुना तक पहुंच गई। इसी तरह ये परिवर्तन तेजी से हुआ, एक पल में पूरा हो गया। एक क्षण के आश्चर्य में यान फेई ने पाया कि उसकी शक्ति एक बार फिर बढ़ गई है। अपनी शारीरिक विशेषताओं में व्यापक सुधार के साथ यान फेई ने अपने शरीर में महत्वपूर्ण बदलाव देखे और ऐसा लगा जैसे उसके आसपास की दुनिया भी कुछ बदल गई हो। हालांकि उसने तुरंत अपने शरीर में हुए विशिष्ट बदलावों की जांच नहीं की, बल्कि ड्रोन से फिर से जुड़ गया। पहले की तरह यान फेई ने तुरंत उन्नत, बिल्कुल नए ड्रोन से संपर्क किया और ड्रोन के बारे में डेटा देखने के लिए कुशलता से उसकी वर्चुअल कंट्रोल स्क्रीन खोली। वर्चुअल नियंत्रण स्क्रीन ने डेटा और विवरण का निम्नलिखित सेट प्रदर्शित किया। ड्रोन अवतार स्तर 5, ऊर्जा 10,000, योग्यता 0/10 लाख, अधिकतम नियंत्रण दूरी 10,000 किलोमीटर, यूनिवर्सल स्पेस 20,000 घन मीटर, ड्रोन की लंबाई 25.2 मीटर, पंखों का फैलाव 62.88 मीटर, ऊंचाई 6.22 मीटर, अधिकतम गति 3060 किलोमीटर प्रति घंटा 2.5 मच, व्यवहारिक छत 25,000 मीटर, सहनशीलता समय 6-10 घंटे दिन। विशेष योग्यताएं: रडार स्टेल्थ, वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग, समुद्र में डूबना, भूमिगत पारगमन। हथियार: वल्कन गन 730, 2 इकाइयां, विमान बॉडी के पेट के नीचे प्रत्येक तरफ एक, सामान्यतः पेट में वापस ले लिया जाता है, उपयोग में होने पर शरीर से बाहर निकलता है। गोला बारूद की आपूर्ति: 1800 राउंड यूनिट, बुलेट प्रकार, कवच भेदी राउंड, उच्च विस्फोटक राउंड, आग लगाने वाला राउंड। माउंट करने योग्य हथियार: freewebnovel.com 1 AGM 114 एंटी टैंक मिसाइल 0.1 टन। 2 AIM-120 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल 0.3 टन। 3 AGM 129 स्टील्थ क्रूज मिसाइल 1.68 टन। 4 GBU 28 लेजर गाइडेड बम 2.3 टन। 5 टारपीडो समुद्र में डूबने के बाद AGM 129 स्टील्थ क्रूज मिसाइल स्वचालित रूप से टारपीडो में परिवर्तित हो जाती है, जिसमें मिसाइल की 80% शक्ति 1.34 टन होती है। हथियार पेलोड क्षमता 92 टन। कुल हथियार पेलोड क्षमता 92 टन है, जिसे उपयोग के दौरान विभिन्न हथियार प्रकारों में से चुना जा सकता है। डेटा रिफ्रेश चक्र के भीतर उपयोग किए गए हथियारों का कुल वजन 92 टन से अधिक नहीं हो सकता। रडार: क्वांटम रडार, अधिकतम पता लगाने की दूरी 2000 किलोमीटर। नए कार्य: 1 यूनिवर्सल स्पेस की पूर्ण कार्यक्षमता अनलॉक। मेजबान अपने शरीर या ड्रोन अवतार को निर्देशांक मानकर यूनिवर्सल स्पेस को खोल सकता है और अपने शरीर या ड्रोन अवतार के आसपास केंद्रित वस्तुओं को एकत्रित कर सकता है। यूनिवर्सल स्पेस में मौजूद किसी भी वस्तु को, चाहे वह मेजबान के शरीर की हो या ड्रोन अवतार की, अपने अपने अंतरिक्ष चैनलों के माध्यम से स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है। अंतरिक्ष में वस्तुओं को स्थानांतरित करने में ऊर्जा बिंदुओं की खपत होती है। 2 मिनी उत्पादन कार्यशाला। ये कार्यशाला सार्वभौमिक अंतरिक्ष के अंदर स्थित है और 10,000 घन मीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ये सहायक मस्तिष्क द्वारा दर्ज डिजाइन चित्रों के अनुसार कच्चे माल का उत्पादन और प्रसंस्करण कर सकती है, और उत्पादन प्रक्रिया में ऊर्जा बिंदुओं की खपत होती है। ड्रोन ऊर्जा बिंदु समाप्त होते ही उत्पादन कार्यशाला स्वतः बंद हो जाती है। 3 शॉकवेव। ड्रोन की एक अनूठी तकनीक जो उच्च ऊर्जा तरंगें उत्सर्जित करती है जो सामने की कठोर वस्तुओं को चकनाचूर कर देती हैं। शॉकवेव के उपयोग के दौरान ड्रोन को एक लंबी चार्जिंग अवधि से गुजरना पड़ता है। शॉकवेव प्रक्षेपित करते समय ड्रोन का शरीर स्थिर हो जाता है। शॉकवेव के उपयोग से बड़ी मात्रा में ऊर्जा बिंदु खर्च होते हैं। 4 मन नियंत्रण उपकरण। एक उपकरण जो उपयोगकर्ता को अपने विचारों को सहायक मस्तिष्क से जोड़ने की अनुमति देता है, जिससे उपयोगकर्ता और सहायक मस्तिष्क के बीच तेजी से डेटा संचार संभव होता है। माइंड कंट्रोल डिवाइस का उपयोग होस्ट द्वारा नहीं किया जा सकता, इसे केवल दूसरों द्वारा उपयोग के लिए अधिकृत किया जा सकता है। माइंड कंट्रोल डिवाइस केवल एकल उपयोगकर्ता के लिए है, और होस्ट किसी भी समय प्राधिकरण रद्द कर सकता है,
हालांकि रद्दीकरण के बाद इसे फिर से अधिकृत करने के लिए 1 वर्ष का समय लगता है। लेवल 5 ड्रोन का विवरण पहले से कहीं ज्यादा लंबा था और यान फेई ने हर शब्द को ध्यान से पढ़ा। सभी विवरण पढ़ने के बाद वह पहले तो मूर्ति की तरह स्थिर हो गया और फिर बेतहाशा आनंदित हो गया। ड्रोन का चौथा अपग्रेड वाकई अब तक का सबसे महत्वपूर्ण था। न सिर्फ उसकी युद्ध शक्ति में काफी वृद्धि हुई, बल्कि उसे पूरी तरह से नए कार्य भी प्राप्त हुए। हालांकि यान फेई ने पहले ही कल्पना कर ली थी कि ड्रोन में कौन कौन से नए फंक्शन आ सकते हैं, लेकिन इन नए फंक्शंस के वास्तविक रूप ने उसे फिर भी चौंका दिया। उन्होंने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था और इस ड्रोन अपग्रेड में उसकी सारी मेहनत सार्थक हो गई थी। अपग्रेड के बाद पहला बदलाव ड्रोन ऊर्जा बिंदुओं में हुआ, जो 500,000 से बढ़कर 10,000 हो गए, जो पिछली संख्या से 20 गुना ज्यादा था। ऊर्जा बिंदुओं की विशाल मात्रा ने न केवल ड्रोन को अधिक शक्तिशाली संचालन क्षमता प्रदान की, बल्कि इसके सभी नए कार्यों के सामान्य संचालन को भी संतुष्ट किया। हालांकि ड्रोन में कई नए फंक्शन जोड़े गए थे और इन फंक्शंस का इस्तेमाल करने के लिए एनर्जी पॉइंट्स की जरूरत थी। इसलिए हालांकि एनर्जी पॉइंट्स पहले से 20 गुना बढ़ गए थे, फिर भी यह संभव था कि अगर गलत तरीके से प्रबंधन किया गया तो पॉइंट्स की भरपाई होने से पहले ही वे जल्दी खत्म हो सकते थे, जिससे यान फेई की एनर्जी पॉइंट्स को रणनीतिक रूप से प्रबंधित करने की क्षमता की परीक्षा होती। दूसरा बदलाव ड्रोन के अपग्रेड मेरिट पॉइंट्स में हुआ, जो उम्मीद के मुताबिक 1 लाख से बढ़कर 1,000 हो गए, जो पहले से 10 गुना ज्यादा थे। इससे ड्रोन को अपग्रेड करने की कठिनाई और बढ़ गई। हालांकि ड्रोन की लड़ाकू क्षमताओं में उल्लेखनीय सुधार के साथ मेरिट पॉइंट्स हासिल करना आसान हो गया। इस प्रकार हालांकि ड्रोन अपग्रेड की कठिनाई 10 गुना बढ़ गई, लेकिन अपग्रेड करने की वास्तविक कठिनाई उतनी नहीं थी जितनी दिखाई दे रही थी। तीसरा बदलाव सबसे दूर की नियंत्रण दूरी में था, जो अब ड्रोन पर यान फेई के नियंत्रण के लिए 10,000 किलोमीटर तक पहुंच गई थी, जो पिछली सीमा से 2,000 किलोमीटर अधिक थी। इससे युद्ध में ड्रोन को नियंत्रित करने की यान फेई की क्षमता का दायरा और बढ़ गया। 10,000 किलोमीटर की नियंत्रण दूरी के साथ यान फेई स्थिर रहते हुए भी पृथ्वी के अधिकांश हिस्सों में विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए ड्रोन को नियंत्रित कर सकता था, जिससे उसकी वैश्विक नियंत्रण क्षमताएं और भी बढ़ जाती। इस अपग्रेड के बाद यूनिवर्सल स्पेस ने आखिरकार अपना असली रूप प्रकट कर दिया। यान फेई पहले उलझन में था, समझ नहीं पा रहा था कि इस स्पेस को यूनिवर्सल स्पेस क्यों कहा जाता है। इसके नाम से ऐसा लग रहा था कि यह किसी साझा उपयोग का प्रतीक है। अब जब इसके कार्य यान फेई के लिए पूरी तरह से सुलभ हो गए थे, तो वह समझ गया कि न केवल उसका मुख्य दल इसका उपयोग कर सकता है, बल्कि उसके ड्रोन अवतार और यूनिवर्सल स्पेस के अंदर स्थित मिनी प्रोडक्शन वर्कशॉप भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इस पोर्टेबल स्पेस के इतने सारे उपयोग होने के कारण ही इसे यूनिवर्सल स्पेस नाम दिया गया था। एक बार जब यूनिवर्सल स्पेस ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया, तो उसके विभिन्न अजूबे भी सामने आने लगे। पहले यान फेई केवल व्यक्तिगत रूप से ही वस्तुओं को प्राप्त कर सकता था, लेकिन अब न केवल उसका मुख्य शरीर वस्तुओं को प्राप्त कर सकता था, बल्कि उसके ड्रोन अवतार भी ऐसा करने में सक्षम थे। freewebnovel.com। इससे एक अद्भुत विशेषता उत्पन्न हुई। यान फेई अब दूर स्थानों से वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए ड्रोन लॉन्च कर सकता था और लगभग तुरंत ही हजारों किलोमीटर दूर यान फेई यूनिवर्सल स्पेस में वस्तु को देख लेता, उसे खोल लेता और बाहर निकाल लेता, जिससे विशाल दूरी पर तत्काल वस्तु पुनर्प्राप्ति का उद्देश्य पूरा हो जाता। यह विशेषता अत्यंत व्यावहारिक थी। अगर यान फेई इसका सदुपयोग करता, तो वह ऐसे कई चमत्कार कर सकता था जो आम लोगों की नज़र में असंभव माने जाते थे। इस क्षमता के साथ यान फेई सचमुच दुनिया बदलने की शक्ति रखता था। पहले उसे मिस्टी द्वीप का निर्माण बहुत चुनौतीपूर्ण लगता था, लेकिन इस विशेषता के साथ यह आसान हो गया था। इस अपग्रेड के बाद यान फेई को आखिरकार यूनिवर्सल स्पेस के सभी कार्यों की जानकारी हो गई, जिससे उसके मन में कई नए विचार कौंधने लगे। इसके अलावा यूनिवर्सल स्पेस का आयतन 1,000 घन मीटर से बढ़कर 20,000 घन मीटर हो गया, जो पहले से 20 गुना ज्यादा था। अब यह एक आयताकार प्रिज्म का आकार ले चुका था, जिसका आधा हिस्सा मिनी प्रोडक्शन वर्कशॉप के लिए था और बाकी आधा हिस्सा लगभग 22 मीटर लंबे किनारों वाला एक घनाकार स्थान बना रहा था। अपग्रेड से पहले यूनिवर्सल स्पेस में कुछ ही सामान रखा हुआ था, जिससे ये जगह बहुत छोटी हो गई थी। हालांकि अपग्रेड पूरा होने और उपयोग योग्य जगह 10 गुना बढ़ जाने के बाद वे सामान, जो पहले भीड़ भाड़ वाले लगते थे, अब बस एक छोटे से कोने में ही रह गए थे, जिससे पूरा यूनिवर्सल स्पेस बहुत विशाल लगने लगा था। ड्रोन के अपग्रेड के परिणामस्वरूप ये पूरी तरह से अमेरिकी वायुसेना के B-2 स्टील्थ स्ट्रैटेजिक बॉम्बर जैसा दिखने लगा।
ड्रोन के बिल्कुल आगे की ओर 2 मीटर लंबा, चौड़ा और ऊंचा एक कॉकपिट बनाया गया था। कॉकपिट में न केवल आरामदायक बैठने की व्यवस्था थी, बल्कि एक छोटा सा बिस्तर भी था। जब यान फेई ड्रोन के साथ चलता तो वह सीट पर आराम कर सकता था या बिस्तर पर लेटकर सो सकता था। पहले की तुलना में B2 कॉकपिट में सुविधाओं में काफी सुधार किया गया था। पहले की तरह ड्रोन का कॉकपिट सिर्फ दिखावे के लिए था, उसमें कोई वास्तविक उड़ान उपकरण या पायलटिंग क्षमता नहीं थी। इसे नियंत्रित करने के लिए अभी भी यानफेई की चेतना की आवश्यकता थी। इस विशाल और आरामदायक कॉकपिट के साथ यानफेई के पास अब अनिवार्य रूप से अपना खुद का उच्च स्तरीय निजी विमान था। ये लंबी उड़ानों के दौरान आराम करने के लिए एक जगह प्रदान करता था, बजाय इसके कि उसे पहले की तरह बैठे बैठे सोना पड़ता था। जब तक यान फेई विमान के कॉकपिट में बैठा रहता, नियंत्रण दूरी कोई समस्या नहीं थी। पर्याप्त ऊर्जा बिंदुओं के साथ ड्रोन दुनिया में कहीं भी उड़ान भर सकता था। यान फेई ने B2 के आंकड़ों का गहन अध्ययन किया था, इसलिए जब उन्होंने उन्नत B2 का आकार देखा तो उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि उनका ड्रोन संयुक्त राज्य अमेरिका के असली B2 स्टील्थ स्ट्रैटेजिक बॉम्बर से कहीं ज्यादा बड़ा है। कुछ सूचीबद्ध आंकड़ों की गणना करने के बाद उन्होंने पाया कि ड्रोन शरीर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हर आयाम में B2 से 20% बड़ा था। उन्नत ड्रोन अवतार को B2 का उन्नत संस्करण माना जा सकता है। उन्नयन के बाद ये पहले की तरह ही एक समान गहरे भूरे रंग में रंगा हुआ था और ड्रोन के शरीर पर कोई भी रंग रोगन दिखाई नहीं दे रहा था। ड्रोन के प्रदर्शन आंकड़ों की जांच करने के बाद यानफी इन आंकड़ों में हुए बदलावों से बहुत संतुष्ट थे, बस निराशा इसकी उड़ान प्रदर्शन को लेकर थी। पिछला F-15 आकार का ड्रोन ध्वनि की गति से 3 गुना तेज गति तक पहुंच सकता था और इसकी अधिकतम उड़ान ऊंचाई 30,000 मीटर थी। हालांकि अपग्रेड के बाद B2 आकार के ड्रोन की अधिकतम उड़ान गति ध्वनि की गति से 2.5 गुना कम हो गई और इसकी अधिकतम उड़ान ऊंचाई 25,000 मीटर रह गई। इन आंकड़ों में बदलाव यानफेई द्वारा B2 अपग्रेड टेम्पलेट के चुनाव से संबंधित थे। क्योंकि B2 को मूल रूप से बमबारी के लिए डिजाइन किया गया था, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से युद्ध के लिए बनाए गए लड़ाकू जेट के उड़ान प्रदर्शन की बराबरी नहीं कर सकता था। इसलिए अपग्रेड के बाद सिस्टम एनहांसमेंट के बावजूद इसके पिछले प्रदर्शन की तुलना में इसमें थोड़ी कमी आई। लेकिन फिर भी ड्रोन की उड़ान क्षमता अभी भी दुनिया के अधिकांश लड़ाकू जेट से कहीं बेहतर थी, इसलिए इसे लड़ाकू जेट कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। यानफेई को सबसे ज्यादा खुशी इस बात से हुई कि अपग्रेड के बाद ड्रोन में आखिरकार वो रडार स्टेल्थ क्षमता आ गई जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। सिस्टम के बेहतर होने के साथ B2 की रडार स्टेल्थ क्षमता अपने चरम पर पहुंच गई थी। दुनिया का कोई भी रडार ड्रोन की मौजूदगी का पता नहीं लगा सकता था। अब से इन रडारों की नज़र में ड्रोन पूरी तरह से स्टेल्थ हो गया था। ड्रोन की नई रडार स्टेल्थ क्षमता के कारण भले ही उसकी उड़ान क्षमता कुछ कम हो गई हो, जब तक कि उसे नंगी आंखों या ऑप्टिकल उपकरणों से न देखा जा सके, कोई भी हथियार उसे निशाना नहीं बना सकता था। इस दृष्टिकोण से ड्रोन की उड़ान की ऊंचाई और गति की जरूरतें पहले जितनी जरूरी नहीं थीं। ड्रोन की उड़ान की गति में थोड़ी कमी आई, लेकिन इसकी दैनिक उड़ान अवधि भी उसी अनुपात में बढ़ गई और इसकी पूर्ण गति उड़ान का समय पहले के 5 घंटों से बढ़कर अब 6 घंटे हो गया। नतीजतन ड्रोन की अधिकतम दैनिक उड़ान दूरी में कोई बदलाव नहीं आया, बस 1 घंटे की अतिरिक्त उड़ान की आवश्यकता पड़ी। चुपके से उड़ान भरने के लिए B2 स्टील्थ बॉम्बर की सतह बेहद चिकनी है और इसमें कोई बाहरी हथियार नहीं लगा है। सभी हथियार इसके आंतरिक हथियार कक्षों में छिपे हुए हैं। मूल B2 में 2 आंतरिक घूमने वाले बम रैक थे जो 16 मिसाइलें या कई अन्य बम ले जाने में सक्षम थे। हालांकि अपग्रेड के बाद लेवल 5 ड्रोन के घूमने वाले बम रैक आंतरिक हथियार कक्ष से गायब हो गए और अब सभी हथियार अंदर ही हैं। चाहे वो तरह तरह की मिसाइलें हो या लेजर गाइडेड बम, अब उन्हें B2 की तरह घूमने वाले रैक पर लगाने की जरूरत नहीं है। यानफेई के एक विचार मात्र से ये हथियार और गोला बारूद वर्चुअल कंट्रोल स्क्रीन पर अपने आप दिखाई देने लगते थे, जिससे यानफेई चुन सकता था कि कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है। जब कोई हथियार दागा जाता है तो ड्रोन का पेट अपने आप खुल जाता है, हथियार को नीचे से लॉन्च करता है और हथियार दागे जाने के बाद फिर से बंद हो जाता है। उन्नत ड्रोन ने कई डेटा डिस्प्ले हटा दिए, जैसे ड्रोन का खाली वजन, अधिकतम टेक ऑफ वजन और हथियार रैक की संख्या इत्यादि। एक स्टील्थ ड्रोन के लिए इन चीजों का कोई महत्व नहीं रह गया था। एक बार इसके दरवाजे बंद हो जाने पर हथियार बे की आंतरिक स्थिति अज्ञात रहती है, इसलिए ड्रोन ने आंतरिक घूमने वाले बम रैक को ही हटा दिया। इसके अलावा ऊर्जा बिंदुओं से चलने वाले ड्रोन को ज्यादा ईंधन की जरूरत नहीं होती, जिससे ड्रोन का खाली वजन और टेक ऑफ वजन अर्थहीन हो जाता है।
व्यावहारिक रूप से महत्वपूर्ण एकमात्र डेटा ड्रोन की पेलोड क्षमता है। लेवल 5 ड्रोन की कुल पेलोड क्षमता 92 टन तक पहुंच गई, जो वास्तविक युद्ध में यानफेई द्वारा चुने गए गोला बारूद के वजन के अनुसार कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए, यानफेई की सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइल AGM-114 हेलफायर मिसाइल 2 सिस्टम अपग्रेड के बाद अपनी शक्ति सीमा तक पहुंच गई है, और इसका वजन भी मूल 47.9 किलोग्राम से बढ़कर 100 किलोग्राम हो गया है। अगर यानफेई वास्तविक युद्ध में केवल AGM-114 हेलफायर मिसाइलों का ही इस्तेमाल करे, तो ड्रोन अपनी कुल पेलोड क्षमता समाप्त होने से पहले 920 AGM-114 हेलफायर मिसाइलें दाग सकता है। सिस्टम अपग्रेड के बाद AIM-120 एयर टू एयर मिसाइल का वजन भी 150.75 किलोग्राम से बढ़कर 300 किलोग्राम हो गया। अगर यह सिर्फ AIM-120 मिसाइलें दागता तो ड्रोन 306 मिसाइलें दाग सकता था। अगर यह सिर्फ 1.68 टन वजन वाली AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलें दागता तो यह 54 मिसाइलें दाग सकता था। यहां तक कि 2.3 टन वजन वाले GBU-28 लेजर गाइडेड बम के साथ भी ड्रोन एक बार में 40 मिसाइलें दाग सकता था। इस संबंध में, एक बार जब लेवल 5 ड्रोन ने पूर्ण पैमाने पर फायरिंग शुरू कर दी, तो विभिन्न उच्च तकनीक वाले हथियारों के उपयोग के साथ डेटा रिफ्रेश के बाद जो गोला बारूद ले जाया गया, वह संभावित रूप से एक छोटे से शहर को नष्ट कर सकता था, जिसमें विनाशकारी शक्ति थी। ड्रोन के शस्त्रागार में किया गया यह अपग्रेड इसकी विशाल पेलोड क्षमता के लिए एकदम उपयुक्त था। हालांकि टैंक रोधी मिसाइल का मॉडल AGM-114 हेलफायर की रहा, लेकिन अपग्रेड के बाद इसकी क्षमता और रेंज दोनों मूल मॉडल से दोगुनी हो गई। हेलफायर मिसाइल में 2 बदलावों के साथ कोई भी जमीनी कवच इसके हमले का सामना नहीं कर सका। हेलफायर एंटी टैंक मिसाइल का समकक्ष एयर टू एयर मिसाइल AIM-120 था, जिसमें ड्रोन अपग्रेड के बाद बदलाव आया। इसका वजन न केवल 150.75 किलोग्राम से दोगुना होकर 300 किलोग्राम हो गया, बल्कि इसकी रेंज, उड़ान गति और विस्फोटक शक्ति में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ, जो पिछले मॉडलों से कहीं बेहतर था। ड्रोन पर अपडेटेड AIM-120 को अब दुनिया की सबसे उन्नत एयर टू एयर मिसाइल माना जा सकता है। इसकी मारक क्षमता में आने के बाद बहुत कम लड़ाकू विमान बिना किसी नुकसान के बच पाए हैं। इन 2 प्रकार की मिसाइलों और नीचे की ओर 2 वल्कन गन से लैस लेवल 5 ड्रोन में जबरदस्त हवाई युद्ध क्षमताएं बरकरार रहीं। इसके अलावा अपनी गुप्त क्षमता के साथ इसकी हवाई युद्ध क्षमता पिछले F-15 आकार के ड्रोन से कहीं बेहतर थी। हालांकि लेवल 5 ड्रोन एक B-2 आकार का स्टील्थ स्ट्रैटेजिक बॉम्बर प्रतीत होता था, लेकिन ये केवल एक बॉम्बर नहीं था और हवाई युद्ध में भी शामिल हो सकता था, जिससे यह एक प्रामाणिक स्टील्थ कॉम्बैट बॉम्बर बन गया। पिछले ड्रोनों द्वारा लगातार इस्तेमाल की जाने वाली लड़ाकू मिसाइलों के अलावा ड्रोन के मिसाइल परिवार में एक नया सदस्य शामिल हुआ है, AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइल। यह मिसाइल एक स्टील्थ एयर लॉन्च रणनीतिक मिसाइल है जो उड़ान के दौरान रडार की पकड़ से बच निकलने में सक्षम है और अमेरिकी सेना के शस्त्रागार में सबसे शक्तिशाली और भेदक क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसकी लंबी दूरी, उच्च सटीकता, मजबूत उत्तरजीविता और उल्लेखनीय विनाशकारी शक्ति, खासकर जब परमाणु हथियार से लैस हो, AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइल को दुनिया की सबसे भयावह क्रूज मिसाइल बनाती है जो जहां भी उड़ती है तबाही मचा सकती है। बेशक ड्रोन में लगी AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइल का प्रदर्शन उत्कृष्ट है, लेकिन परमाणु हथियारों के अभाव के कारण इसकी शक्ति सीमित थी। हालांकि इसके वारहेड में इस्तेमाल किया गया विस्फोटक एक नए प्रकार का विस्फोटक था, जो पृथ्वी पर अब तक उपलब्ध सबसे शक्तिशाली विस्फोटक से दोगुना शक्तिशाली था। यह नया विस्फोटक, जिसकी व्याख्या आधुनिक विज्ञान से नहीं की जा सकती, ड्रोन पर क्वांटम रडार की सुपर ब्लैक तकनीक के आगमन के बाद आया, और यह पूरी तरह से एक अनोखा विस्फोटक था जो पृथ्वी पर मौजूद किसी भी उपकरण से अलग था। इसके हमले के तहत ड्रोन ने किसी भी भूभाग की परिस्थितियों में दुश्मन के मजबूत जमीनी ठिकानों को नष्ट करने की क्षमता हासिल कर ली। ड्रोन अपग्रेड के बाद इसके पास 3 प्रकार की शक्तिशाली मिसाइलें थीं, लेकिन इन 3 प्रकार की मिसाइलों के अलावा जमीनी हमले के लिए एक और हथियार, एक सुपर बम ड्रोन के हथियार भंडार में दिखाई दिया, GBU-28 लेजर निर्देशित बम। GBU-28 लेजर गाइडेड बम अमेरिकी सेना द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक स्मार्ट भूमिगत सुपर बम है, जिसका वजन 2.3 टन है। विस्फोट के समय इसकी विस्फोटक शक्ति जबरदस्त होती है। ड्रोन द्वारा ऊंचाई से तैनात ये क्वांटम रडार द्वारा निर्देशित होता है और फिर सतह के नीचे स्थित लक्ष्यों पर हमला करता है। यह विशाल बम ऊंचाई से गिरता है और अपने साथ प्रचुर गतिज ऊर्जा लेकर आता है। यह प्रबलित कंक्रीट या स्टील प्लेटों की कम से कम 3 परतों को भेद सकता है।
सिस्टम में सुधार के बाद GBU-28 लेजर निर्देशित बम की न केवल शक्ति बढ़ी है बल्कि नए कार्य भी हुए हैं। बम के अंदर बहुचरणीय फ्यूज होते हैं। जमीन से टकराने पर यह एक निश्चित गहराई तक धंस जाता है जहां फ्यूज ए में विस्फोट होता है, जिससे बम के धंसने के लिए एक छेद बन जाता है। कंक्रीट संरचनाओं से टकराने पर फ्यूज बी में विस्फोट होता है और वो उन्हें तोड़कर और भी गहराई तक धंस जाता है। स्टील प्रबलित संरचनाओं तक पहुंचने पर फ्यूज सी में विस्फोट होता है। स्टील को भेदने के बाद ही बम बनकर के भीतर फटता है, जिससे भूमिगत लक्ष्य को भारी नुकसान पहुंचता है। AGM-114 एंटी टैंक मिसाइलों और AIM-120 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल इस ड्रोन को लड़ाकू विमानों की तरह ही एक जबरदस्त हवाई युद्ध क्षमता प्रदान करता है। वहीं AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलों और GBU-28 लेजर गाइडेड बमों की मौजूदगी इस ड्रोन को जमीन पर बमबारी और हमला करने की अद्भुत क्षमता प्रदान करती है, जो B-2 रणनीतिक बमवर्षक की विनाशकारी क्षमता को सही मायने में प्रदर्शित करती है। 3 प्रकार की मिसाइलों और एक भूमिगत बम के अलावा ड्रोन की हथियार प्रणाली में एक और प्रकार का हथियार भी शामिल है, 30 मिलीमीटर वल्कन गन, कुल 2। ये ड्रोन के नीचे दोनों तरफ स्थित है और ड्रोन की गुप्त क्षमता सुनिश्चित करने और दुश्मन के रडार से बचने के लिए पेट में वापस खींच लिए गए हैं। केवल तभी जब हवाई तोप से हमला करने की आवश्यकता होती है, वल्कन गन युद्ध में शामिल होने के लिए पेट से बाहर निकलती हैं। पहले की तरह प्रत्येक वल्कन गन में 1800 राउंड की गोला बारूद की आपूर्ति है, जिसमें दोनों तोपों के लिए कुल 3600 राउंड हैं। गोला बारूद के प्रकारों में कवच भेदी राउंड, उच्च विस्फोटक राउंड और आग लगाने वाले राउंड शामिल हैं। हमले के दौरान गोला बारूद के प्रकार को वास्तविक जरूरतों के अनुसार बदला जा सकता है, लेकिन कुल मात्रा नियंत्रित होती है। प्रत्येक वल्कन गन अधिकतम 1800 तोप राउंड ही दाग सकती है, जिससे दोनों तोपों की संयुक्त फायरिंग क्षमता 3600 तोप राउंड हो जाती है। freewebnovel.com इन 2 शक्तिशाली वल्कन गन्स से लैस क्वांटम रडार की तेज स्कैनिंग और लॉकिंग क्षमता और सहायक मस्तिष्क के सटीक नियंत्रण के साथ ड्रोन अभी भी एक शक्तिशाली निकट सीमा हवाई युद्ध क्षमता रखता है। यह अभी भी कई आने वाली मिसाइलों को नष्ट कर सकता है, जो ड्रोन का सबसे महत्वपूर्ण और लागत प्रभावी एंटी मिसाइल तरीका है। अपनी विशेष क्षमताओं में ड्रोन ने अपनी ऊर्ध्वाधर उड़ान और लैंडिंग क्षमताओं के साथ साथ पानी में प्रवेश करने की क्षमता भी बरकरार रखी है। इसके अलावा ड्रोन को 2 नए कार्य प्राप्त हुए हैं, एक रडार स्टील्थ और दूसरा भूमिगत ट्रैवर्सल। रडार स्टील्थ के कारण ड्रोन दुश्मन के रडारों की पकड़ से बाहर हो जाता है, जिससे एक स्टील्थ प्रभाव प्राप्त होता है। भूमिगत ट्रैवर्सल के रूप में, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये ड्रोन को सतह के नीचे संचालित करने में सक्षम बनाता है, जो एक अत्यंत शक्तिशाली और व्यावहारिक क्षमता है। पिछले साल जब यान फेई को फ्रांस के लूव्र संग्रहालय के नीचे एक भूमिगत पनडुब्बी मिली जो जमीन के नीचे से गुजरने में सक्षम थी, तो उसकी उसमें गहरी दिलचस्पी पैदा हो गई। दुर्भाग्य से वह पनडुब्बी यान फेई द्वारा नष्ट कर दी गई और बाद में सीन नदी के बाढ़ के पानी में बह गई। उस समय वह खुद जमीन के नीचे से गुजरने की क्षमता पाने के लिए बहुत उत्सुक था। इससे वह कई काम बिना किसी की नज़र में आए पूरे कर पाता, जिससे उसे खुद जोखिम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। यान फेई ने सोचा था कि यह क्षमता हमेशा के लिए उसकी पहुंच से बाहर हो जाएगी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि इस अपग्रेड के बाद उसके ड्रोन ने और भी ज्यादा अद्भुत जमीन के नीचे से गुजरने की क्षमता हासिल कर ली थी। तथाकथित भूमिगत पारगमन क्षमता का अर्थ है कि जब ड्रोन सतह पर उतरता है और अपनी भूमिगत खुदाई मोड को सक्रिय करता है, तो यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजरता है और भूमिगत नेविगेशन के लिए उपयुक्त आकार ले लेता है। परिवर्तन के बाद ड्रोन का रूप रंग पूरी तरह बदल जाता है और अब ये भी 2 स्टील्थ बॉम्बर जैसा नहीं दिखता। इसका अगला भाग एक विशाल, नुकीला, तेजी से घूमने वाला ड्रिल बिट है जो स्टील जैसे कीचड़ को भी काटने में सक्षम है और तेजी से मिट्टी और चट्टान को खोद सकता है। इसका धड़ एक सुव्यवस्थित बेलनाकार आकार का है जिसमें न्यूनतम घर्षण प्रतिरोध है और इसके नीचे 2 विशाल ट्रैक्टर ट्रैक हैं। भूमिगत यात्रा के दौरान ड्रोन शक्तिशाली प्रणोदन के लिए 2 विशाल ट्रैक्टर ट्रैक पर निर्भर करता है। जैसे जैसे ट्रैक चलते हैं, ड्रोन आगे बढ़ता है और आगे लगा विशाल ड्रिल बिट तेजी से घूमता है और आगे की जमीन और चट्टानों को चीरता है। ड्रिल द्वारा खोदी गई मिट्टी ट्रैक द्वारा पीछे ले जाई जाती है, जिससे ड्रोन के आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह बन जाती है। भूमिगत यात्रा के दौरान ड्रोन का एक और चमत्कारी पहलू है कॉकपिट का वातावरण। इसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। इसका मतलब है कि जब तक ड्रोन में पर्याप्त ऊर्जा बिंदु है और वह भूमिगत दबाव को झेल सकता है, तब तक वह अनिश्चित काल तक यात्रा कर सकता है। अगर ऊर्जा बिंदु समाप्त हो जाते हैं तो ड्रोन भूमिगत गतिहीन होकर फंस जाएगा।
हालांकि भूमिगत पारगमन क्षमता शक्तिशाली है, ड्रोन अवतार भूमिगत मार्ग पर चलते समय काफी ऊर्जा बिंदु खर्च करता है, जिससे यह ऊर्जा का एक प्रमुख उपभोक्ता बन जाता है। इसके अलावा भूमिगत पारगमन के दौरान चूंकि ड्रोन पहले ही अपना आकार बदल चुका होता है, यह अपनी लगभग सारी युद्ध शक्ति खो देता है। नाक पर लगी वल्कन गन, जो सामान्य रूप से फायर कर सकती है, के अलावा अन्य सभी युद्ध क्षमताएं गायब हो जाती हैं। साथ ही ड्रोन अवतार की गुप्त क्षमता भी पूरी तरह से गायब हो जाती है, जब तक कि यह अपने मूल भी 2 आकार में वापस नहीं आ जाता। ड्रोन अवतार की ऊर्ध्वाधर उड़ान और लैंडिंग तथा पानी के भीतर की क्षमताओं की बात करें तो वे मूलतः पहले जैसी ही हैं। अगर कोई अंतर कहा जाए तो वह यह है कि समुद्र की तलहटी में ड्रोन का आकार भी बदलता है, लेकिन परिवर्तित आकार पहले से काफी अलग है। हालांकि दोनों ही पानी के भीतर नेविगेशन के लिए सबसे उपयुक्त सुव्यवस्थित आकार हैं। इसके अलावा जब ड्रोन अवतार समुद्र की तलहटी में होता है तो उसके अन्य हथियार अपने आप गायब हो जाते हैं। इसके पेट के नीचे एक टॉर्पीडो लॉन्च ट्यूब दिखाई देती है, जिसमें केवल एक ही प्रकार का हथियार होता है, वह है AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइल। परिचालन वातावरण में बदलाव के कारण AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइल को वास्तव में एक टॉर्पीडो कहा जा सकता है। इसकी शक्ति कम हो गई है और हवा में इस्तेमाल होने पर इसकी शक्ति पहले की तुलना में केवल 80% ही बची है। लेकिन चूंकि AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइल स्वयं बहुत शक्तिशाली है, केवल 80% शक्ति होने पर भी इसमें अभी भी एक दुर्जेय विनाशकारी शक्ति है। इसलिए ड्रोन अवतार में पानी के भीतर भी आक्रमण करने की क्षमता है, और यह अब उतना अप्रभावी और भद्दा नहीं है जितना कि AIM-120 एयर टू एयर मिसाइल का कमजोर संस्करण पानी के नीचे था। freewebnovel.com। ड्रोन अवतार की वल्कन गन का इस्तेमाल पानी के अंदर भी किया जा सकता है, लेकिन इसकी शक्ति बहुत कम हो जाती है और ये दुश्मन के हथियारों और उपकरणों को नष्ट करने के स्तर तक नहीं पहुंच पाती। हालांकि जब ड्रोन अवतार पानी के अंदर नेविगेट करता है तो उसका सामना कुछ बड़े समुद्री जीवों से हो सकता है, और वल्कन गन इन अवरोधक समुद्री जीवों के खिलाफ काम आ सकती है। ड्रोन अवतार की युद्ध क्षमता को अत्यधिक बढ़ाने वाले क्वांटम रडार को भी एक बार फिर उन्नत किया गया है। इसकी स्कैनिंग रेंज पहले के 1000 किलोमीटर से दोगुनी होकर वर्तमान में 2000 किलोमीटर हो गई है। इतनी दूर से पता लगाने और पूर्व चेतावनी देने की क्षमता के कारण ड्रोन अवतार आने वाली मिसाइलों का पहले ही पता लगा सकता है और एक अचूक युद्ध योजना पहले ही बना सकता है, जिससे अनावश्यक नुकसान से बचा जा सकता है। हालांकि क्वांटम रडार अब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, फिर भी वाइड रेंज स्कैनिंग के लिए ऊर्जा बिंदुओं की खपत में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अलावा यह ऊर्जा खपत दूरी के साथ ज्यामितीय क्रम में तेजी से बढ़ती है। ड्रोन अवतार की वर्तमान उच्च क्षमता 1 करोड़ ऊर्जा बिंदुओं के साथ ये क्वांटम रडार की वाइड रेंज, लंबी अवधि की व्यापक स्कैनिंग का समर्थन नहीं कर सकता। इसलिए यानफेई को हर बार क्वांटम रडार का उपयोग करते समय ऊर्जा बिंदुओं की बर्बादी से बचने के लिए मितव्ययिता बरतनी होगी। ड्रोन अवतार में इतनी जबरदस्त युद्ध शक्ति होने का कारण न केवल ड्रोन की अपनी क्षमताएं हैं, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण है क्वांटम रडार। क्वांटम रडार एक युद्ध शक्ति गुणक है। इसकी उपस्थिति ड्रोन अवतार की युद्ध क्षमता को काफी बढ़ा देती है, जिससे ये पृथ्वी पर वास्तव में अजेय हो जाता है। ऊपर बताए गए बदलाव ड्रोन अपग्रेड के नियमित परिणाम हैं और इनसे ड्रोन अवतार की ताकत में भारी बढ़ोतरी हुई है। ड्रोन अवतार की ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि के अलावा इस अपग्रेड ने 4 नए फंक्शन भी पेश किए हैं जो यानफेई के लिए अप्रत्याशित आश्चर्य लेकर आए हैं। यानफेई खुश तो था, लेकिन उसे कुछ अजीब भी लगा। जब उसे पहली बार यह ड्रोन अवतार मिला था तो उसने इसे हमेशा एक हवाई जहाज ही समझा था। मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित लड़ाकू विमान, भारी लड़ाकू विमान, सब हवाई जहाज। इसलिए ड्रोन अवतार चाहे कितना भी उन्नत क्यों न हो जाए, यानफेई को यह ज्यादा अजीब नहीं लगा। हालांकि इस बार ड्रोन अपग्रेड के लिए पहली बार जैविक पदार्थों की आवश्यकता थी और अपग्रेड पूरा होने के बाद नए कार्य सामने आए। ये कार्य ड्रोन अवतार की युद्ध क्षमताओं से पूरी तरह असंबंधित थे। इसलिए जब यानफेई ने इन नए कार्यों को देखा तो उसे स्पष्ट रूप से लगा कि उसका ड्रोन हवाई जहाज की श्रेणी से हटकर और भी अधिक अपरंपरागत रूप से असाधारण होता जा रहा है। ये बहुत संभव है कि अगले अपग्रेड में ड्रोन अवतार का रूप पृथ्वी के हवाई जहाज जैसा न रहे और उसमें और भी अधिक अकथनीय क्षमताएं उभरे। हो सकता है कि उस समय तक ड्रोन को ड्रोन न कहकर कोई और अजीबोगरीब चीज कहा जाने लगे। हालांकि यानफेई थोड़ा उलझन में था, लेकिन ड्रोन अवतार में आए नए कार्यों से वह बहुत खुश था। पहला नया कार्य था यानफेई के लिए यूनिवर्सल स्पेस का पूर्ण उद्घाटन, जिससे यानफेई को इसका वास्तविक उद्देश्य समझ में आया।
इस व्यापक ज्ञान के साथ यान फेई यूनिवर्सल स्पेस की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर सका। तब से यूनिवर्सल स्पेस अब केवल एक भंडारण स्थान नहीं रहा, ये यान फेई को उन कार्यों को पूरा करने में मदद करता था जिन्हें आम लोग असंभव मानते थे। दूसरा नया कार्य एक मिनी प्रोडक्शन वर्कशॉप का उद्भव था, जो यान फेई के लिए सबसे आश्चर्यजनक पहलू था। यह मिनी प्रोडक्शन वर्कशॉप वास्तव में मौजूद नहीं है, बल्कि यूनिवर्सल स्पेस के भीतर स्थित है। इसे यान फेई यूनिवर्सल स्पेस से हटा नहीं सकता और यह आश्चर्यजनक रूप से 10,000 घन मीटर जगह घेरता है, यानी यूनिवर्सल स्पेस का आधा स्थान घेरता है। यह मिनी प्रोडक्शन वर्कशॉप अद्भुत है। ये देखने में एक विशाल कमरे जैसा लगता है, लेकिन कमरा घुप अंधेरे में है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसमें न तो कोई उत्पादन उपकरण है, न कोई कर्मचारी, यहाँ तक कि हवा भी नहीं, फिर भी यह उत्पाद बना सकता है। इन उत्पादों के तैयार हो जाने के बाद यान फेई इन्हें यूनिवर्सल स्पेस से बाहर निकालकर बेच सकता है या खुद इस्तेमाल कर सकता है। यान फेई को बस सहायक मस्तिष्क को सक्रिय करने की जरूरत थी ताकि वह अपने भीतर स्थित लघु उत्पादन कार्यशाला का नियंत्रण केंद्र खोज सके। एक बार सहायक मस्तिष्क के पास किसी उत्पाद की पूरी निर्माण प्रक्रिया हो जाने पर वह इस प्रक्रिया को लघु उत्पादन कार्यशाला में आयात कर देता, उत्पादन की मात्रा निर्धारित करता और जब तक सार्वभौमिक स्थान में आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध रहता, एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा बिंदु खर्च करने के बाद लघु उत्पादन कार्यशाला स्वचालित रूप से सार्वभौमिक स्थान से कच्चा माल प्राप्त कर लेती और सहायक मस्तिष्क की निर्माण प्रक्रिया के अनुसार उत्पाद का उत्पादन करती। जब कोई उत्पाद बनाया जा रहा होता था तो एक जादुई घटना घटती थी। मिनी प्रोडक्शन वर्कशॉप में बनने वाली किसी भी चीज में सटीकता की कोई समस्या नहीं होती थी। अगर कोई ऊर्जा अंक खर्च करने को तैयार हो तो मिनी प्रोडक्शन वर्कशॉप में उच्चतम परिशुद्धता वाले उत्पाद भी बनाए जा सकते थे। ये कार्य अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था और अगर इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये यान फेई के लिए बहुत बड़ा लाभ ला सकता था। ये सर्वविदित है कि चीन दुनिया के कुछ सबसे अत्याधुनिक उपकरण जैसे इंजन, मशीन टूल्स और चिप्स मुख्यतः उत्पादन में सटीकता की कमी के कारण नहीं बना सकता। अगर सटीकता की कमी को नजरअंदाज कर दिया जाए तो ये लघु उत्पादन कार्यशाला दुनिया में सबसे ज्यादा सटीकता के साथ उत्पाद तैयार कर सकती है। यह उच्च तकनीक वाले देशों द्वारा चीन पर लगाई गई तकनीकी नाकेबंदी को तोड़कर अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक शक्तियों पर अपना दबदबा बना सकती है। उत्पाद बनाते समय सहायक मस्तिष्क वास्तविक स्थिति के अनुसार निर्माण प्रक्रिया और परिशुद्धता को समायोजित कर सकता है। हालांकि उत्पादन परिशुद्धता और प्रक्रिया जितनी अधिक समायोजित की जाती है, उत्पादन के दौरान उतने ही अधिक ऊर्जा बिंदु खर्च होते हैं। यदि निर्माण प्रक्रिया और उत्पादन परिशुद्धता को सीमा तक बढ़ाया जाए तो एक ड्रोन के 1 करोड़ ऊर्जा बिंदु एक पल में खर्च हो सकते हैं। यूनिवर्सल स्पेस और मिनी प्रोडक्शन वर्कशॉप के अलावा ड्रोन के पास एक और कमाल था, एक शॉकवेव। यान फेई ने पहले कभी किसी ड्रोन के पास कोई खास चाल होने के बारे में नहीं सुना था, इतना प्रभावशाली नाम तो दूर की बात है। इससे उसकी ड्रोन की असली उत्पत्ति के बारे में और भी जिज्ञासा बढ़ गई, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए कोई सुराग नहीं था। यान फेई ने शॉकवेव के निर्देशों की जांच शुरू की और तुरंत समझ गया कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये शॉकवेव कुछ हद तक एक्स्ट्राकॉर्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी नामक एक चिकित्सा उपचार पद्धति से मिलती जुलती थी। जब मानव शरीर में गुर्दे की पथरी बन जाती है तो शॉकवेव की मदद से पथरी को टुकड़ों में तोड़ने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बाद में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। बेशक शॉकवेव का कार्य सिद्धांत इससे कहीं अधिक जटिल था, लेकिन मूल सिद्धांत समान था। freewebnovel.com। उदाहरण के लिए, अगर यान फेई जमीन के नीचे एक विशाल चट्टान का खनन करना चाहता तो वह सामान्य परिस्थितियों में ऐसा नहीं कर सकता था। हालांकि शॉकवेव की मदद से वह जमीन के नीचे से चट्टान का खनन कर सकता था। उसे पहले शॉकवेव उत्सर्जन की दिशा, लंबाई और छिद्र का निर्धारण करना होगा। ये पैरामीटर तय होने के बाद वह शॉकवेव को ऊर्जा बिंदु प्रदान करना शुरू कर देगा। जब शॉकवेव पर्याप्त ऊर्जा बिंदु अवशोषित कर लेती तो वह निर्धारित आंकड़ों के अनुसार शॉकवेव उत्सर्जित करती। ये शॉकवेव एक रहस्यमय उच्च ऊर्जा कंपन थी जो अपने रास्ते में आने वाली सभी चट्टानों और मिट्टी को चूर्ण चूर्ण कर सकती थी और इस प्रक्रिया में काफी मात्रा में ऊर्जा बिंदु खर्च करती थी। एक बार जब शॉकवेव निर्धारित दिशा, लंबाई और छिद्र में उत्सर्जित होती तो ये स्वतः ही रुक जाती। अगर यान फेई ड्रोन को क्षैतिज रूप से 360 डिग्री पर शॉकवेव उत्सर्जित करने के लिए सेट करता, जिससे 10 मीटर वर्ग की छवि बनती, तो शॉकवेव उत्सर्जित होने के बाद क्षैतिज दिशा में 10 मीटर वर्ग की चट्टान और मिट्टी चूर्ण चूर्ण हो जाती। फिर ड्रोन दिशा बदलता, जमीन के नीचे चट्टान के किनारे तक जाता
शॉकवेव को लंबवत नीचे की ओर प्रक्षेपित करता और किनारे पर चट्टानों के जुड़ने वाले स्थानों को चूर्णित कर देता। फिर उसी विधि का उपयोग करते हुए वह घन के दूसरे किनारों पर भी काम करता और चट्टान के टुकड़े को उन जगहों पर चूर्णित करके अलग कर देता जहां वह अन्य चट्टानों से जुड़ता था। उस बिंदु पर यान फेई ड्रोन का उपयोग करके चौकोर आकार की चट्टान को सार्वभौमिक अंतरिक्ष में वापस ला सकता था। इस तरह यान फेई शॉकवेव का उपयोग करके एक संपूर्ण चट्टान खनन कार्य करने में सफल रहा। freewebnovel.com। शॉकवेव कौशल शक्तिशाली था, लगभग अविनाशी, लेकिन दुर्भाग्य से इसका सीधे युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। पहला, इसे फायर करने से पहले चार्ज होने में लंबा समय लगता था और चार्जिंग के दौरान कुछ ध्यान देने योग्य असामान्यताओं के कारण इसे दूसरों द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता था। दूसरा, शॉकवेव उत्सर्जित करते समय ड्रोन हिल नहीं सकता था और उस दौरान वह अन्य हथियार भी नहीं दाग सकता था, जिससे ड्रोन बेहद असुरक्षित हो जाता था। अगर दुश्मन को ड्रोन मिल जाता और वह हमला करने का मौका पाकर हमला कर देता तो ड्रोन बहुत खतरे में पड़ जाता। हालांकि अगर शॉकवेव का इस्तेमाल दूसरे क्षेत्रों में किया जाता तो इसमें हर तरह की अविश्वसनीय और अद्भुत क्षमताएं होती। आखिरी नया फंक्शन था मन नियंत्रण यंत्र, जो ड्रोन पर दिखाई दिया था, जो अब यूनिवर्सल स्पेस में पड़ा था। यान फेई ने उसे यूनिवर्सल स्पेस से बाहर निकाला और करीब से देखने के लिए अपने हाथों में लिया तो पाया कि यह यंत्र एक हेलमेट था जो ऐसी सामग्री से बना था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, बहुत हल्का और पतला। एक बार जब मन नियंत्रण उपकरण उपयोगकर्ता के सिर पर पहना दिया जाता था तो यह उपयोगकर्ता को विचारों के माध्यम से सहायक मस्तिष्क से जुड़ने और उनके बीच तेजी से डेटा और सूचना का आदान प्रदान करने में सक्षम बनाता था। मन नियंत्रण उपकरण का उपयोग केवल यान फेई द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही कर सकता था। यान फेई द्वारा प्राधिकरण रद्द करने के बाद मन नियंत्रण उपकरण का उपयोग नहीं किया जा सकता था और यदि कोई इसे फिर से उपयोग करना चाहता था तो उसे पुनः अधिकृत होने के लिए 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। मन नियंत्रण उपकरण कुछ हद तक यान फेई के अपने विचारों को सहायक मस्तिष्क से जोड़ने के तरीके जैसा था, जिसका उपयोग वह ड्रोन को नियंत्रित करने के लिए करता था या ड्रोन के माध्यम से अपनी धारणाओं पर गणनाएं और विश्लेषण करता था। चूंकि यह संबंध विचारों के माध्यम से था, यान फेई एक पल में बहुत सारी जानकारी संप्रेषित कर सकता था और सहायक मस्तिष्क इस जानकारी के आधार पर तदनुसार प्रतिक्रिया करता था। दुर्भाग्य से यान फेई एक वैज्ञानिक नहीं था, इसलिए वह सहायक मस्तिष्क के भीतर वैज्ञानिक गणनाएं करने में असमर्थ था, जिससे इतना बड़ा संसाधन बर्बाद हो गया। ये स्पष्ट था कि मन नियंत्रण उपकरण यान फेई के भावी मुख्य वैज्ञानिक के लिए तैयार किया गया था। एक सुपर वैज्ञानिक के मस्तिष्क और एक उन्नत सहायक मस्तिष्क की भयानक गणना क्षमता के साथ ढेर सारे वैज्ञानिक प्रयोग पल भर में पूरे किए जा सकते थे और स्वप्न प्रौद्योगिकी शायद कुछ ही दिनों में एक प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार का अनावरण कर सकती थी। हालांकि उपयोगकर्ता माइंड कंट्रोल डिवाइस के माध्यम से सहायक मस्तिष्क से जुड़ सकते थे और उसकी सुपर गणना क्षमता का उपयोग कर सकते थे, लेकिन वे सहायक मस्तिष्क से डेटा गणना के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं करवा सकते थे। इसलिए इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी कि यह व्यक्ति सहायक मस्तिष्क और यान फेई के बीच के रहस्यों का पता लगा लेगा या ये पता लगा लेगा कि सहायक मस्तिष्क अन्य चीजों को नियंत्रित करता है जो दुनिया को नहीं पता होनी चाहिए। मन नियंत्रण यंत्र चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, इसे लापरवाही से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इसलिए यान फेई को मन नियंत्रण यंत्र का इस्तेमाल करते समय बेहद सतर्क और सावधान रहना पड़ता था, वरना इससे बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। आंकड़ों में हुए बदलाव दर्शाते हैं कि अपग्रेड के बाद ड्रोन में जबरदस्त बदलाव आए हैं, लेकिन ड्रोन में ये बदलाव सिर्फ इन्हीं आंकड़ों तक सीमित नहीं है। कुछ और बदलाव भी इन आंकड़ों में नहीं दिखाई देते। उदाहरण के लिए ड्रोन की देखने और सुनने की क्षमताएं, सहायक मस्तिष्क की प्रोसेसिंग गति, तकनीकी विश्लेषण प्रणाली की विश्लेषणात्मक क्षमताएं या पानी की सतह के नीचे ड्रोन की गति और उसकी अधिकतम संचालन गहराई, इन सभी में संभवतः और भी वृद्धि हुई है। जहां तक इन क्षमताओं में कितनी वृद्धि हुई है, इस पर यान फेई को लगातार शोध करना होगा। इस अपग्रेड ने न केवल ड्रोन अवतार की शक्ति को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया, बल्कि यान फेई की अपनी शक्ति में भी जबरदस्त सुधार हुआ। ड्रोन के अपग्रेड होने के दौरान अज्ञात से वह रहस्यमय शक्ति एक बार फिर उस पर उतरी। इसने यान फेई पर प्रभाव डाला, उसके शरीर में तुरंत कई परिवर्तन किए, जिसके बाद यान फेई ने अपने आप में एक बड़ा बदलाव देखा। freewebnovel.com। यान फेई ने सबसे पहले अपने शारीरिक गुणों में उल्लेखनीय वृद्धि महसूस की। पिछले ड्रोन अपग्रेड की तरह इस रहस्यमय शक्ति ने यान फेई के शारीरिक गुणों को बेवजह सुधार दिया और उन्हें उनके पिछले आधार से दोगुना कर दिया।
इन सभी बदलावों के बीच यान फेई ने जो सबसे सहज रूप से महसूस किया वही ये था कि उसकी शक्ति एक पल में दोगुनी हो गई। शक्ति वृद्धि के पिछले और इस उदाहरण को मिलाकर यान फेई की शक्ति अब ड्रोन अवतार प्राप्त करने से पहले की तुलना में 32 गुना बढ़ गई थी। इस अवधि के दौरान अपने मार्शल आर्ट प्रशिक्षण के साथ उसकी मूल शक्ति कम से कम 1 और गुना बढ़ गई थी। दूसरे शब्दों में यान फेई की वर्तमान शक्ति अब उसके मूल ओटाकू युग के स्वरूप से 80 गुना से भी अधिक थी, जो एक बेहद भयावह छलांग थी। ये ध्यान देने योग्य है कि अन्य जन्मजात विशेषज्ञ अर्जित शिखर पर पहुंचने पर अपनी शारीरिक शक्ति को अपनी मूल क्षमता से लगभग 20 गुना तक ही बढ़ा पाते थे और यही उनकी शारीरिक क्षमता की सीमा थी। इसलिए जो कोई भी अर्जित क्षेत्र के शिखर पर पहुंच जाता था वह अपनी शक्ति को और नहीं बढ़ा पाता था। अगर वे जन्मजात क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली भी होते तो भी वे अपनी मौजूदा शक्ति को बिना कुछ अतिरिक्त जोड़े केवल एकीकृत ही करते रहते। लेकिन यान फेई एक अपवाद था। उसकी शक्ति केवल उसके अपने कठिन प्रशिक्षण का परिणाम नहीं थी। ये ड्रोन उन्नयन के दौरान प्रकट हुई रहस्यमय शक्ति के माध्यम से रूपांतरित हुई थी। इसलिए उसके शारीरिक गुणों में वृद्धि पूरी तरह से सामान्य बुद्धि के विरुद्ध थी। जब उसने अभी जन्मजात क्षेत्र में कदम रखा था तब उसने अपने गुणों को दोगुना करके पारंपरिक सीमाओं को पहले ही तोड़ दिया था, जिन्हें पहले सुधारना असंभव माना जाता था। ड्रोन के इस उन्नयन के बाद उसके शारीरिक गुण एक बार फिर दोगुने हो गए। अर्थात यान फेई के शारीरिक गुण एक सामान्य विशेषज्ञ से कम 4 गुना अधिक थे। उसकी शक्ति सामान्य मनुष्यों की सीमाओं से कहीं अधिक थी। तभी यान फेई को एक अजीब सा एहसास होने लगा कि वह सहज क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया है। जरा से प्रयास से उसने अनजाने में ही अपनी सारी शारीरिक शक्ति को एक डोरी में पिरो लिया। बस एक हल्के से धक्के से वह अपनी सारी शक्ति को एक साथ केंद्रित कर सकता था और उसे एक पल में विस्फोटक रूप से मुक्त कर सकता था। यह नई शक्ति कोच वांग योन के सहज क्षेत्र शक्ति प्रयोग के प्रदर्शन से भी ज्यादा जबरदस्त थी। इसके बाद यान फेई को पता चला कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति में भी जबरदस्त वृद्धि हुई है। जब भी वह चाहता उसकी दुर्जय आध्यात्मिक शक्ति मानो उसके शरीर से फूटकर बाहरी दुनिया को छू लेती। उसे अपने बोध में अपने चारों ओर किसी अद्भुत शक्ति की उपस्थिति का स्पष्ट सा आभास होता था। अगर वह इस अद्भुत शक्ति का उपयोग कर पाता तो वह तुरंत ही मानव की भौतिक सीमाओं को तोड़ सकता था, मानव क्षमता से कहीं अधिक शक्ति का संचार कर सकता था और एक सच्चा ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ बन सकता था। इस समय अपने भीतर हुए बदलावों के साथ यान फी को एक दिव्य अनुभूति हुई। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ वह होता है जिसने अपने शरीर को चरम सीमा तक विकसित कर लिया है और फिर अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बाहर की ओर फैलाकर बाहरी दुनिया की अद्भुत शक्ति को स्पर्श करता है। फिर वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को एक धुरी के रूप में और अपने शरीर को उस रहस्यमय शक्ति का उपयोग करने के लिए धुरी के रूप में उपयोग करते हैं, जिससे एक ऐसी शक्ति मुक्त होती है जो मानव शारीरिक सीमाओं से कहीं अधिक होती है। सामान्य लोगों के लिए इस प्रकार की शक्ति केवल दिव्य शक्ति की होती है और जो ऐसा करने में सक्षम होते हैं उन्हें ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ कहा जाता है। शरीर के बाहर अद्भुत शक्ति को गतिशील करने में सक्षम क्षेत्र को कोच वांग योन ने एक बार दिव्य क्षेत्र कहा था। जो लोग इस दिव्य क्षेत्र के स्वामी हैं वे ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ हैं। इसी दिव्य शक्ति के कारण ही ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ इतनी भयानक शक्ति प्रदर्शित करते हैं। यान फेई अब मानवीय क्षमता के शिखर तक पहुंच गया है और ड्रोन अपग्रेड के दौरान उस रहस्यमयी शक्ति के अलावा वह अब अपनी शारीरिक विशेषताओं में कोई सुधार नहीं कर सकता। हालांकि पिछली ड्रोन विघटन घटनाओं के कारण उसकी आध्यात्मिक आत्मा को विदारण का सामना करना पड़ा और पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया के दौरान उसकी आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि हुई, एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई जहां वह उसके शरीर से फूटने ही वाली थी, जो पहले से ही सहज क्षेत्र विशेषज्ञ के सामान्य शिखर से कहीं आगे निकल गई थी। freewebnovel.com। अब यान फेई को अपनी आध्यात्मिक शक्ति को निरंतर परिष्कृत करना होगा, उसे अपने शरीर से मुक्त होने देना होगा, फिर आसपास की अद्भुत शक्ति से संपर्क स्थापित करके उसे नियंत्रित करना होगा। वास्तविकता को नियंत्रित करने के लिए अवास्तविक का लाभ उठाकर वह एक ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ की असाधारण शक्ति प्राप्त कर सकता है। ये प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से कठिन है और इतिहास में बहुत कम लोग इस अवस्था तक पहुंच पाए हैं। अगर यान फेई का अपना शरीर किसी ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ की अद्भुत शक्ति और उसके स्तर 5 के ड्रोन अवतार की भयानक क्षमताएं प्राप्त कर लेता तो वह सचमुच इस दुनिया में बेजोड़ हो जाता। वह पहले भी ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञों का सामना कर चुका था जिनकी सिद्ध शक्ति असाधारण रूप से भयानक थी, इतनी भयानक कि ड्रोन भी उन्हें पूरी तरह से घायल नहीं कर सकता था।
यही कारण था कि यान फेई को ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञों की शक्ति पर भरोसा था और वह इन महाविशेषज्ञों में से एक बनने की आकांक्षा रखता था। हालांकि यान फेई अभी अभी जन्मजात क्षेत्र के शिखर पर पहुंचा था और दिव्य क्षेत्र के वास्तविक सार को समझना शुरू ही किया था। अगर वह मानवीय सीमाओं को तोड़कर दिव्य क्षेत्र की दहलीज को छूना चाहता था तो उसे अभी भी एक लंबा सफर तय करना था। लेकिन यान फेई जल्दबाजी में नहीं था। स्तर 5 के ड्रोन के साथ वह पहले से ही अधिकांश आपात स्थितियों से निपटने में सक्षम था और उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा भी सुरक्षित थी। उसका मानना था कि अगर वह कड़ी मेहनत करता रहेगा और उसे पर्याप्त समय दिया जाएगा तो वह स्वाभाविक रूप से दिव्य क्षेत्र तक पहुंच सकेगा और एक सच्चा ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ बन सकेगा। इस बार ड्रोन अपग्रेड ने बहुत ज्यादा हंगामा मचाया, यहां तक कि भयानक उतार चढ़ाव भी पैदा किए जो आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर सकते थे। यान फेई भी ऐसे भयानक उतार चढ़ावों से कांप उठा और उसे उनसे बचने के लिए समुद्र में कूदना पड़ा। अगर यान फेई ने ड्रोन अपग्रेड के लिए मिस्टी द्वीप को नहीं चुना होता, जो 1000 किलोमीटर से ज्यादा के दायरे वाला एक अलग थलग द्वीप है और जहां एक भी इंसान नजर नहीं आता, तो ड्रोन से निकलने वाले भयानक उतार चढ़ाव से भारी जनहानि होती। आम लोग ऐसे भयानक उतार चढ़ावों का सामना नहीं कर सकते। नतीजतन ड्रोन अपग्रेड का पता जरूर दूसरों को लग जाता। अगर ये लोग अपग्रेड के अहम पल में ड्रोन पर हमला करते तो नतीजे अकल्पनीय होते। ड्रोन अपग्रेड के दौरान हुए भयानक उतार चढ़ाव ने मिस्टी द्वीप पर हमेशा छाए रहने वाले घने कोहरे को भी छट दिया। इसके बाद जो सफेद रोशनी का विस्फोट हुआ वह और भी भयावह था। इसने सैकड़ों वर्ग किलोमीटर के समुद्री क्षेत्र में फैले पूरे घने कोहरे को छट दिया। हालांकि कोहरा छट गया, लेकिन आसपास के घने कोहरे ने तुरंत उसे फिर से भर दिया, जिससे पूरा इलाका धुंध में डूबा रहा। हालांकि मिस्टी द्वीप पर कोहरा अब काफी हल्का हो गया था और पहले जितना घना नहीं रहा, जिसके आर पार देखना लगभग नामुमकिन था। ड्रोन के कारण मची भारी हलचल को देखकर यान फेई मन ही मन खुश हुआ कि उसकी सावधानी की वजह से ड्रोन ने बिना किसी की नजर पड़े अपना अपग्रेड पूरा कर लिया। समुद्र में गोता लगाकर भयानक उतार चढ़ाव से बचने के बाद यान फेई काफी देर तक भीगा हुआ था। अब जब ड्रोन का अपग्रेड पूरा हो गया था तो उसने राहत की सांस ली और वापस समुद्री द्वीप की ओर तैरने लगा। उसने यूनिवर्सल स्पेस से सूखे कपड़ों का एक सेट निकाला, उन्हें पहना और फिर द्वीप पर बचे हुए कच्चे माल को अपने यूनिवर्सल स्पेस में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। द्वीप पर कच्चे माल का ढेर, जो भयानक उतार चढ़ाव की मार झेल रहा था, अस्त व्यस्त हो गया था। कुछ कच्चे माल में तो छेद भी हो गए थे, मानो उन्हें अवर्णनीय क्षति पहुंची हो। अपग्रेड के दौरान 3 अपग्रेड जरूरी चीजें पूरी तरह से गायब हो गई थीं। हालांकि यान फेई जानता था कि वे वाकई बहुत जरूरी हैं, लेकिन उसे ठीक से पता नहीं था कि वे कितनी जरूरी हैं, इसलिए वह ज्यादा परेशान नहीं हुआ। जब तक वे ड्रोन अपग्रेड को सक्षम कर सकते थे, उनका गायब होना सार्थक था। सोने की ईंटों के विशाल ढेर में से आधे से ज्यादा ईंटें बची हुई लग रही थीं। खपत हो चुकी और बची हुई ईंटों की मात्रा का एक साधारण सा हिसाब लगाने पर यान फेई ने पाया कि लगभग 1500 टन सोना बचा था। तब उसे एहसास हुआ कि उसने न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक से जो सोना चुराया था वह सिर्फ 2500 टन था, न कि किताबों में दर्ज 7000 टन। यानी सोने के एकमात्र संरक्षक के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका ने दूसरों के 4500 टन सोने का गबन कर लिया था। विशेष मिश्र धातु और लकड़ी बहुत कम बची थी और उनकी मात्रा भी लगभग 1500 टन थी। इसका मतलब था कि अपग्रेड के दौरान प्रत्येक का लगभग 10,500 टन उपयोग हो चुका था, जो अपेक्षा से 500 टन अधिक था। इससे संकेत मिलता है कि इन दोनों सामग्रियों में वास्तव में एक निश्चित मात्रा में अतिरिक्त सामग्री थी, जिसके परिणामस्वरूप कम वजन की घटनाएं हुई। सौभाग्य से यान फेई ने ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई गड़बड़ी न हो, प्रत्येक सामग्री के 2000 टन अतिरिक्त खरीद लिए थे। अन्यथा अगर ड्रोन को अपग्रेड के दौरान कच्चे माल की कमी का पता चल जाता तो इसके अप्रत्याशित खतरनाक परिणाम हो सकते थे। freewebnovel.com द्वीप पर खुले में छोड़ी गई सभी वस्तुओं को अपने सार्वभौमिक स्थान में इकट्ठा करने के बाद यान फेई ने पाया कि उसका केवल एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही भरा हुआ था। सार्वभौमिक स्थान का बढ़ा हुआ आकार अपने विशाल लाभ दिखाने लगा था, जिससे यान फेई के भविष्य के कार्यों में बड़ी सुविधा होने का वादा किया जा रहा था। सब कुछ इकट्ठा करने के बाद यान फेई ने अपने यूनिवर्सल स्पेस में सोने की ईंटों के ढेर को देखा और उसके मन में एक विचार आया। ये सोने की ईंटें न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा दूसरे देशों और संगठनों की ओर से संग्रहित की गई थीं। इन्हें विशिष्ट आकृतियों में ढाला गया था और गलाने की प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक ईंट पर एक विशिष्ट कोड उकेरा गया था। इसलिए हालांकि यान फेई के पास अब ये सोने की ईंटें थीं, उसने इनका इस्तेमाल करने या इन्हें दुनिया में दिखाने की हिम्मत नहीं की।
अन्यथा संयुक्त राज्य अमेरिका निश्चित रूप से इन्हें यानफेई से जोड़ लेता, जिससे उसके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। इस पर विचार करते हुए यानफेई ने एक योजना बनाई। उसने एक पल सोचा और जल्दी से सहायक मस्तिष्क से संपर्क किया और पाया कि उसकी प्रसंस्करण गति वाकई बहुत तेज हो गई थी। हालांकि तुलना के लिए कोई ठोस संख्या न होने के कारण उसे यह नहीं पता था कि सहायक मस्तिष्क की प्रसंस्करण गति कितनी बढ़ गई थी। फिर यानफेई ने सहायक मस्तिष्क में एक निर्माण प्रक्रिया स्थापित करना शुरू किया। ये निर्माण प्रक्रिया बहुत सरल थी, सोने की ईंटों को फिर से पिघलाकर उन्हें छोटे टुकड़ों में बदलना। यानफेई का उद्देश्य दोहरा था। पहला, उत्पादन कार्यशाला की उत्पादन प्रक्रिया और दक्षता का परीक्षण करना। दूसरा, इन सोने की ईंटों का रूप बदलना ताकि बाजार में आने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका यह न पहचान सके कि ये वही सोने की ईंटें हैं जिन्हें उन्होंने खो दिया था। सोना गलाने की तकनीक बेहद सरल थी और इसमें सोने को और शुद्ध करने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा सहायक मस्तिष्क के डेटाबेस में धातु गलाने और उत्पादन के लिए एक टेम्पलेट मौजूद था। यानफेई ने बस इस टेम्पलेट में कुछ आसान बदलाव किए और सोना गलाने की तकनीक पूरी कर ली। फिर इस निर्माण प्रक्रिया को सहायक मस्तिष्क में अंतिम रूप दिया गया और यूनिवर्सल स्पेस में स्थित लघु उत्पादन कार्यशाला में प्रेषित किया गया। यानफेई ने सारा प्रोडक्शन डेटा सेट किया और प्रोडक्शन बटन दबाना शुरू किया। तभी उसने पाया कि यूनिवर्सल स्पेस में मिनी प्रोडक्शन वर्कशॉप से एक हल्की सफेद रोशनी निकलने लगी। एक रहस्यमयी शक्ति के प्रभाव में यूनिवर्सल स्पेस में सोने की ईंटें लगातार मिनी प्रोडक्शन वर्कशॉप की ओर उड़ने लगीं। ये सोने की ईंटें उड़कर मिनी प्रोडक्शन वर्कशॉप में पहुंची और यानफेई द्वारा निर्धारित उत्पादन तकनीक के अनुसार गलाई जाने लगीं। कुछ ही समय में पुनः गलाई गई मिनी सोने की ईंटें मिनी प्रोडक्शन वर्कशॉप के बाहर क्रमवार दिखाई देने लगीं। मात्र 5 मिनट में मिनी प्रोडक्शन वर्कशॉप ने यूनिवर्सल स्पेस की सभी सोने की ईंटों को पुनः गलाकर उन्हें बिल्कुल नए आकार की सोने की ईंटों में बदल दिया। ये सोने की ईंटें करीने से एक साथ रखी हुई थीं और बेहद शानदार लग रही थीं। लेकिन उनके रूप रंग से अब यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि उनमें पिछली सोने की ईंटों से कोई समानता है। मिनी उत्पादन कार्यशाला सबसे रहस्यमयी कारखाना साबित हुई, क्योंकि सभी सोने की ईंटें एक ही निर्माण तकनीक से तैयार की गई थीं, इसलिए प्रत्येक उत्पादित ईंट का आकार बिना किसी विचलन के एक जैसा था। इसके अलावा प्रत्येक सोने की ईंट बहुत चिकनी थी और कोई असमान सतह नहीं थी। इसका मतलब था कि जब तक सभी वस्तुएं मिनी उत्पादन कार्यशाला में उत्पादित की जाती थीं, वे बिल्कुल एक जैसी और दोषरहित होती थीं, जिससे यानफेई मिनी उत्पादन कार्यशाला की उत्पादन क्षमता के प्रति उत्सुक हो गई। freewebnovel.com। इतना ही नहीं, मिनी प्रोडक्शन वर्कशॉप की उत्पादन गति भी बहुत तेज थी। इसने 1500 टन सोने का प्रसंस्करण किया, लेकिन कुल उत्पादन समय केवल 5 मिनट का था और खपत किए गए ऊर्जा बिंदु केवल 1500 थे। कम ऊर्जा बिंदुओं की खपत का कारण ये था कि इन सोने की ईंटों का उत्पादन केवल एक साधारण पिघलने और आकार बदलने की प्रक्रिया थी, अन्य जटिल उत्पादन तकनीकों का उपयोग किए बिना, इसलिए बहुत अधिक ऊर्जा बिंदुओं का उपयोग नहीं किया गया था और गति भी बहुत तेज थी। यदि यानफेई ने विनिर्माण प्रक्रिया को सोने को और अधिक शुद्ध करने या पिघले हुए सोने को सोने के आभूषणों के जटिल टुकड़ों में तराशने के लिए निर्धारित किया होता, तो इन 1500 टन सोने के प्रसंस्करण में काफी समय और बहुत सारी ऊर्जा लगती। यानफेई मिनी प्रोडक्शन वर्कशॉप की प्रसंस्करण क्षमता से बहुत संतुष्ट था, लेकिन जब उसने सोने की ईंटों के विशाल ढेर से अपनी नजर हटाई तो उसे सोने की ईंटों के बगल में एक दर्जन छोटी, अजीबोगरीब आकृतियां दिखाई दी, जो मिनी प्रोडक्शन वर्कशॉप से ही आई थीं। आश्चर्य की बात यह थी कि यानफेई ने सोने की ईंटों का केवल पुनर्प्रसंस्करण ही निर्धारित किया था, इसलिए मिनी प्रोडक्शन वर्कशॉप ने केवल यूनिवर्सल स्पेस से ही सोना एकत्र किया था। तो ये छोटी छोटी वस्तुएं मिनी प्रोडक्शन वर्कशॉप से क्यों निकलीं? यानफेई उलझन में था, फिर भी वह बहुत सतर्क था और उसने इन छोटी छोटी चीजों को ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष से बाहर नहीं निकाला। इसके बजाय उसने सीधे ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में ही उनकी जांच की। इस दौरान यानफेई ने सहायक बुद्धिमान मस्तिष्क के माध्यम से बहुत उपयोगी ज्ञान प्राप्त कर लिया था और काफी ज्ञानवान बन गया था। इसलिए उसने एक नज़र में ही पहचान लिया कि ये छोटी छोटी चीजें पोजीशन लोकेटर जैसी थीं, जिनका इस्तेमाल उसने पहले भी किया था। ये पोजीशन लोकेटर मिनी प्रोडक्शन वर्कशॉप से आए थे और चूंकि वर्कशॉप ने सोने की ईंटों को केवल कच्चे माल के रूप में ही इकट्ठा किया था, इसलिए केवल एक ही संभावना थी। ये पोजीशन लोकेटर मूल रूप से सोने की ईंटों के अंदर छिपे हुए थे। ये पोजीशन लोकेटर बहुत छोटे थे और कुछ देर बाद एक रोशनी चमका देते थे, जिससे पता चलता था कि वे अभी भी काम कर रहे हैं। हालांकि ये सार्वभौमिक अंतरिक्ष था, जो एक अजीब आयामी अंतरिक्ष में स्थित था।
इसलिए हालांकि पोजीशन लोकेटर अभी भी काम कर रहे थे, वे कोई सूचना प्रसारित नहीं कर सकते थे। तभी यान फेई के मन में एक खौफनाक विचार कौन था। उसने न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक के अंडरग्राउंड गोल्ड वॉल्ट से बड़ी मेहनत से सोना चुराया था, ये सोचकर कि उसने कोई अविश्वसनीय कारनामा कर दिखाया है। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि सोने की ईंटों के ढेर में एक ऐसी ही तरकीब छिपी है। इन लोकेशन लोकेटर्स की मदद से सोना चाहे कहीं भी ले जाया जाए, जब तक वह धरती पर है उसे संयुक्त राज्य अमेरिका खोज लेगा। यान फेई को भी संदेह था, अगर सोने की ईंटों के अंदर पोजीशन लोकेटर छिपे होते तो वे जरूर न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक को अपनी लोकेशन बता रहे होते। अगर ऐसा होता तो मिस्टी आइलैंड का पता क्यों नहीं चलता, अमेरिकी सेनाएं वहां क्यों नहीं पहुंचती। ये न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक का सोना था, चोरी का पता चलने पर क्या वे दुनिया भर में खोज नहीं करते। इससे पहले यूनिवर्सल स्पेस की परिवहन क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए